इस लेक्चर में बेटा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज देखेंगे। पहला पीवाईक्यू देखते हैं क्या कह रहा है। एक गैल्वेनिक सेल है जो बिहेव करता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ई सेल ई एक्सटर्नल के इक्वल होना चाहिए या ई एक्सटर्नल बड़ा होना चाहिए ई सेल के लिए? पहले आप मुझे बताओ, ये गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक बात है, ठीक बात है बेटा। दानिश, बात ठीक है? चलिए, और इसका उल्टा दूसरा सेल कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक बात। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से दी हुई वो ज्यादा हो ई सेल से, तो क्या ये बिहेव करेगा? ठीक बोल रहा हूं मैं देवांक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है असर्शन है डैनियल सेल जो है वो जिंक और कॉपर का है, जिसमें जिंक की 1 मोलर Zn/Zn2+ का मतलब ये हो गया आपका कॉपर 2+ कॉपर 1 मोलर। ई नॉट वैल्यू दे रखी है 1.1। द एक्सटर्नल ऑपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ। असर्शन मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप देखो। सर सही है। अब इसी बात पे रीजन भी देखो। रीजन कह रहा है सेल एक्ट एज अ गैल्वेनिक सेल। रीजन ठीक है? नहीं, सेल एक्ट नहीं करेगा गैल्वेनिक सेल की तरह। अभी तो पीछे बताया कैसे सेल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। क्या ये बात समझ में आई? असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी 2 मिनट पहले कराया, देखो दोबारा आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, 3 बार आ चुका है अब तक ये, और ये तीनों के तीनों पी वाई क्यूज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम ग्रेटर देन ई नॉट सेल। वही वाली बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और एक केमिकल रिएक्शन के बाद पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक बात है बेटा? ठीक है, अंगूठे आ गए मतलब ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Sn4+/Sn2+ कपल इज 0.15 and for chromium it is 0.74. The two couple in their standard state are connected to make a cell। ठीक है, तो जोड़ने पर सेल क्या आएगा? 0.15 माइनस 0.74। कितना बैठ रहा है बेटा? 89।
बेटा एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे जो SN है और जो क्रोमियम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो उसको अलग दिख रहा है, तो उसके हिसाब से उसको इन ऑक्सीडेशन नंबर को और ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी है उनकी, एक को लगाना है हमें कैथोड और एक को लगाना है एनोड, और उनको इस फॉर्मूले से निकालना है। ई सेल ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ निकल इज इतना और सिल्वर इज इतना, फिर दोबारा वही ऐड करेंगे। (0.80 माइनस माइनस का 0.25, ठीक है। 80 में 25 जोड़ा कितना आया? 1.05 प्लस का, ठीक है। चलिए देखते कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा सेल करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है, जिंक Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे बोलते हैं हम एनोड हाफ, और एक है सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ऐसा है, ये हो गया कैथोड हाफ। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन होती है, सेल रिप्रेजेंटेशन में बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज और लेफ्ट में होता है एनोड हाफ। लेफ्ट में एनोड मतलब जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, और यहाँ पे कैथोड। इसको याद करने का एक तरीका दे देता हूँ मैं आपको। हमेशा याद रखो, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है लोन। और राइट में रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक बेटा, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके हिसाब से सेल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? डी। डी। चलिए क्या कहता है, इफ द स्टैंडर्ड ई नॉट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है किसी का वो 0 से ज़्यादा आ रहा है, देन वी कैन इन्फर दैट, क्या इससे हमें पता चलेगा अगर किसी का स्टैंडर्ड ई नॉट पोटेंशियल 0 से ज़्यादा आ रहा है? एक स्टैंडर्ड बात आप यहाँ पे ध्यान दे लो बेटा, हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन है उसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है? 0.00 वोल्ट, ठीक है। अगर किसी की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये कहेंगे वो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन से। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती तो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती। मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हमने क्यों पकड़ा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा हाफ सेल है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल। इसके अंदर हम हाइड्रोजन देते हैं और हाइड्रोजन ही हमें मिलता है 1 मोलर HCl सोल्यूशन के साथ। 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ऐसे में हम प्लेटिनम की रॉड का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम रॉड,
और प्लेटिनम फॉयल। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हाइड्रोजन अपने आप को 2 H आयन में तोड़ लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एनोड हाफ के तरीके से। इसका मतलब इसको आप एनोड हाफ के तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैथोड हाफ के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। उसी टाइम 2 H आयन जो HCl ने दिए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, H2 ही H2 देता है और आपका वर्क डन क्या आता है 0, इसलिए इसकी ई नॉट वैल्यू 0.00 होती है। और ये कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है कि कोई चीज़ रिड्यूसिंग करेक्टर दिखा रहा है या ऑक्सीडाइजिंग, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, ये और बाकी चीज़ों के भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करता है। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, पिछला था 9वां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डेल्टा जी और ई नोट सेल, डेल्टा जी और ई नोट सेल फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। अब बताइए किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसी होती है, नेगेटिव, नेगेटिव, और ई नोट सेल कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक बात है, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। चेक करो, यह है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो उल्टा कर देना, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बन जाएगा। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, डेल्टा एस कैसा होता है, एंट्रोपी। ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बन जाएगा। चलो आगे, चलिए बेटा आगे चलो। अब वो कहता है यहाँ पे सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag बना रहा है, ठीक है, वहाँ पर ई नॉट वैल्यू दे रखी है उसकी। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वैल्यू बना रहा है, ठीक है। अब सिल्वर और Ag को दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस सिचुएशन में आपकी ई नॉट वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक बात है, गलत बात है? इतना मुश्किल क्यों सोच रहे हो? अभी आपको बताया था लेफ्ट ओ ए एन, लेफ्ट वाला जो एनोड दिखाएगा वो कैसा होगा, बस ये बता दे बेटा। तो ये तो तब सोचते ना दोनों पॉजिटिव होते तो हम कहते भैया जो कम पॉजिटिव है ना उसको हम नेगेटिव मानेंगे। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमन कंफ्यूज क्यों हुआ फिर? ये तो सिंपल सा है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका आंसर हर हाल में पॉजिटिव आना ही है। क्लियर है कि नहीं? करी ना गलती, इसलिए कह रहा हूँ छोटी छोटी बातें ध्यान रखो बेटा, नहीं तो आप इसको इसी को उल्टा लिख दोगे और फिर परेशान होगे, पता नहीं क्या करना था। अमन समझ आया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11? चलो अमन ने अंगूठा दिखा दिया है। इस पे ध्यान रख बेटा, इस पे बस, इससे ज़्यादा मत सोचो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। देख ली। व्हाट इज द सेल रिएक्शन, क्या होगी सेल की रिएक्शन? पहले बताओ इनमें से एनोड कौन है, जो ज़्यादा नेगेटिव वो एनोड और ये कैथोड। हमारे लिखने का तरीका कैसा है? हमारे लिखने का तरीका ऐसा है, बीच में आता है सॉल्ट ब्रिज, इधर आता है एनोड हाफ, इधर आता है कैथोड हाफ। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा बन गया हमारा, Sn2+ दे रहा है Sn, उल्टा लिखा हुआ है, ये रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Sn दे रहा है Sn2+। याद रखना एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। और इनकी नॉट वैल्यू क्या होगी, 0.77 माइनस 0.14। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। टाइम लग रहा है, अभी तक अंगूठे नहीं आए। आ गया दिव्रूप का अंगूठा, आ गया नबल, ठीक है ठीक है, मान के चल रहे हैं आपको बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल, ठीक है। हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ
कॉपर आयन और जिंक आयन इंक्रीज। पहले आप देख लो यहाँ पे फिर वो इक्वेशन दे रखी है आपको, जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, ठीक है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड, कैथोड पे कौन है, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस। ई सेल क्या बनेगा आपका, ई नॉट सेल माइनस NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ फेरेडेज कांस्टेंट, आर, और क्या होता है बेटा इसमें, आर के साथ टी, और एक वो भी तो आएगा 2.303 2. ठीक है, चेक कर लो आप। वो कह रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं कॉपर के आयन इंक्रीज करूं। अब तुम बताओ, अगर मैं कॉपर के आयन इंक्रीज करूंगा तो ई सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर मैं जिंक के आयन इंक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो। अगर मैं जिंक के आयन इंक्रीज करता हूं तो ये लॉग की वैल्यू बढ़ती है, इसके आगे लगा है माइनस तो ये डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं कॉपर के आयन इंक्रीज करता हूं तो लॉग की वैल्यू कम होती है, इसके आगे लगा है माइनस और ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक बात है गलत बात, अमन बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये था आपका 13th। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया मतलब स्टैंडर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया तो हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखी, Al दे रहा है Al3 प्लस और निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल बना रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक लिख रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग ठीक कर रहा हूँ, चेक करना बेटा एक बारी अमन। तो यहाँ पे Ni की कंसंट्रेशन को मैं, Ni नहीं ऊपर यह लाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं आगे जो लिखा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 की पावर दूंगा और यहाँ पर निकल की कंसंट्रेशन को मैं 3 की पावर दूंगा। अब जो ये आपका एल्यूमिनियम है इसकी कंसंट्रेशन है कितनी, 0.001 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। जरा चेक करो और मुझे बताओ बात ठीक है या गलत है। ठीक है। और ई सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, फिर वही पॉजिटिव वाला कैथोड नेगेटिव वाला एनोड, चेक कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कैलकुलेट द डेल्टा जी और लॉग के सी फॉर दिस रिएक्शन। अब बताओ डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस एन ई सेल एफ, नॉट है तो स्टैंडर्ड लगा दो। अब ई नॉट सेल कहां से निकालूं मैं, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से कौन ज्यादा नेगेटिव है, वो है एनोड। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, और जो कम नेगेटिव है वो है कैथोड। एक बार मेरे को कंफर्म कर देना मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत, अंगूठे आ गए, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां पर क्रोमियम कैडमियम के पास 2 है, क्रोमियम के पास 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ गए। एफ कितना होता है 96500, क्वेश्चन में दे भी रखा है और आसान हो गया। अब वो कह रहा है इसके बाद निकालो केसी, लॉग केसी कैसे निकालोगे, केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, केसी का मतलब क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, ये बात पता है आपको। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है,
ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से ई नॉट सेल जो होता है इक्विलिब्रियम पे, ई नॉट सेल की वैल्यू आती है 0.059 अपॉन में n log Kc। आपसे वो मांग रहा है log Kc ये, और तुम्हें दे रखा है उसने ये भी दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी दे रखा है। जरा क्वेश्चन देखो और बताओ कि बात ठीक है या गलत है। अंगूठे बने आ रहे हैं मतलब बात ठीक है, थम्स अप आ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। फिर से वो निकालनी है। ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस स्टैंडर्ड है, हाँ 25 डिग्री है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0.0591 अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लगा दी लास्ट इक्वेशन। क्या हमारे पास ई सेल है? ई सेल मतलब कैथोड माइनस एनोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव और एनोड मतलब नेगेटिव, ठीक। इसके बाद बारी आती है, क्या हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? हाँ 2 है। हाइड्रोजन के लिए एक आ रहा दिखाई दे रहा है, नहीं दोनों के लिए 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बस हो गया हमारा काम। क्या बात ठीक है? चलिए आगे सबके अंगूठे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, जिंक रॉड को डिप किया गया है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट व्हेन टेम्परेचर इज इतना, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहां क्वेश्चन कह रहा है जिंक रॉड को डिप किया मैंने 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में, ठीक है। अब यहां पर हम करें क्या, क्या रिएक्शन बनेगी हमारी? हमारी रिएक्शन बनेगी जो Zn2+ है यानी कि जिंक सल्फेट का, वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है Zn में, ठीक। इस तरीके की रिएक्शन में जो हमारी रॉड है वो काम, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और रॉड बना रहा है, कौन? जिंक सल्फेट का। ये आपका हो गया कैथोड हाफ, और एनोड हाफ पे क्या काम हो रहा है? एनोड हाफ पे आपका, एनोड हाफ पे आपका वो जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारा जिंक सल्फेट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, सॉरी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n की जगह आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोई नहीं है जिंक के प्रोडक्ट, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn2+। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 18 लगाएंगे। वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन, आयनिक सोल्यूशन का यूजिंग डीसी। क्यों? हम किसी आयनिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते किसी डीसी को यूज करके। मैं इसके चारों ऑप्शन पढ़ता हूं तो चारों ऑप्शन में से मुझे 2 ऑप्शन समझ में आते हैं, पन्ना ही पलट गया। ए और डी। ए में कह रहा है इट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन, कि वो जो बाहर से डायरेक्ट बैटरी लग रही है, डीसी जो है आपका डायरेक्ट सोर्स है, वो डीसी सोर्स खुद अपने आप में एक बैटरी जैसा काम कर रहा है, यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक या गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है। ये वाली बात मैं कंफर्म नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता है ये तभी होगा जब ई नॉट वैल्यू बड़ी होगी। ये बात अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी बच्चों, है ना? बोलो, अंगूठे बना दो। ठीक है, तो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए। वैसे अगर वो ई नॉट वैल्यू दे देता तो ये भी हो सकता था, ठीक बात। तो कह रहा है हम डीसी, किसी आयनिक सोल्यूशन को डीसी से उसकी रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके कंपोजिशन, सोल्यूशन के कंपोजिशन को चेंज कर देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये 19 था, 18, 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
क्या कह रहा है डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। अब आप बात को समझो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन डाइल्यूशन का मतलब ये भी है इंक्रीज इन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। क्या बात ठीक है? कंडक्टिविटी घटेगी। अब बारी आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी, आप इसको किसी भी सिंबल से दिखाएं, बटे में कंसंट्रेशन। अब बटे में कंसंट्रेशन आ गया, इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन तो खुद वॉल्यूम को कैरी करता है। अब इस बारे में सोचो, क्या क्या चेंज होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी, या कांस्टेंट हो जाएगी? देखो बेटा, यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि भैया अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर वॉल्यूम घुसा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बटे में वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। कंडक्टिविटी का एक बार सिंबल बता देना बेटा, क्या था? सिग्मा। सिग्मा। तो सिग्मा बाय ये। अब बताओ वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन आ गया मोलर कंडक्टिविटी का? तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है और कंडक्टिविटी घट रही है तो ऑप्शन बी देखना। ठीक है, चलिए अयान का थंब आ गया। चले आगे, चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखना बेटा, क्या कहता है? सरल सा क्वेश्चन है। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट आर दिस एंड दैट respectively. The value of limiting molar conductivity of Al2SO4 क्या होगी? देखो भैया, यहां पर अगर हम देखें तो Al2SO4 होल थ्राइस है आपका, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था 3, इसके ऊपर था चार्ज -2। ये तो आपने 9th क्लास में सीख लिया था। अब वो कहता है अगर मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकालनी Al2SO4 होल थ्राइस की, तो वो कितनी आएगी? 2 तो हो गए उसके अंदर एल्यूमिनियम और 3 हो गए सल्फेट। ठीक बात है गलत बात? चलिए थम्स अप आ गए। अब आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। बताइए, मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक बात है गलत बात? क्या मैं चेक करूंगा KCl या कुछ और है? नहीं, हमें तो वो देखनी है कंसंट्रेशन। आगे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 21। 22 देखो, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज क्या होती है? बोलिए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या ऊपर मोल? भी होगा। ठीक बात गलत बात? करके दिखाऊं? करके दिखा देता हूं। ये देखो, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी बटे में कंसंट्रेशन। ठीक, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? हाँ ना तो बोल दिया करो, साइमन पर सेंटीमीटर। और नीचे कंसंट्रेशन की क्या है? मोल मोल पर मीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब भी कर दूं, ऊपर जाके सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अभी मुझे यूनिट से तो कुछ उससे यूनिट से लेना देना है, वैल्यू से तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक लिखा है गलत लिखा है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 22 हो गया, 23 देखिए क्या कहता है।
असर्शन रीजन है, ये कहाँ चला गया, अभी ऐसे ही रखना पड़ेगा। असर्शन, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक बात है। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये बात गलत है। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ये भी बात गलत है। इसका जवाब होना चाहिए डी। क्या नंबर ऑफ आयन वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डाइल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं? रीजन सही है, रीजन सही है। आप रीजन सही है और रीजन सही है, असर्शन गलत है, मैं वही बोल रहा हूँ, बोल में मुझसे कुछ और गया। ऑप्शन डी होगा इसका, रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। अब ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा, ये डाइल्यूशन हो गया। अब चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, खुले खुले हो गए, मोबिलिटी बढ़ गई, तो जो जितना 1 लीटर था पहले, उसमें अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ गए या घट गए, या नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए या घट गए? कम हो गए। कम हो गए। ठीक है, तो नीचे वाली बात ठीक है, ऊपर वाली बात गलत है। चल सकते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ये बात ठीक है या गलत है? क्यों कम होती है कंडक्टिविटी? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में या फिक्स वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कंडक्टिंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बोलो। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, और बताओ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक लिखा मैंने। अब आप मुझे बताओ, CH3COH एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर मैं यहां पर मोलर कंडक्टिविटी का अंडर रूट सी के साथ एक रिलेशन दिखाऊं तो क्या वो ये बनेगा ग्राफ? यस सर। किसके लिए? और यही अगर केसीएल होता तो स्ट्रेट लाइन बनती। ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? चलो लगे हाथ, ये भी पता चल गया। आगे चलते हैं। आपका काम है, इसकी एक इक्वेशन होती है लैम्डा और रूट सी की, एक इक्वेशन होती है, वो आप मुझे वीडियो के कमेंट में देना, ठीक है? क्या होती है? चलिए आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल फिल्ड विद 0.2 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। सोल्यूशन इज 200 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेम सेल का मतलब होता है क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट सेम है। कौन बताएगा सेल कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ पर एरिया। हाँ, जी स्टार क्या होता है? लेंथ अपॉन एरिया। यूनिट क्या होती है? पर मीटर। ठीक, ये चीज दे रखी है। अगर वो कह रहा है सेम है तो इसका मतलब दूसरा सेल जरूर देगा। कहता है सेम सेल विद सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, आपकी कंसंट्रेशन बदलती 0.05 और आर कर दिया कितना 620। तो कैलकुलेट करो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है जी और जी स्टार का, R इज इक्वल टू जी जी स्टार। एक बार चेक करना मैं ठीक लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? नहीं, कुछ गड़बड़ है। गलत है। एक मिनट रुको। ये होता है, यहां लिख रहा हूं, देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी जी स्टार। ठीक है,
देखो बेटा, ये मैंने गलत लिखा है, अब ठीक है। अब वो कह रहा है सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू G1, G1 नहीं है, R है, तो 1/R1 लिख दूं मैं इसको। सिग्मा 1 इज इक्वल टू G1 G स्टार, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 1/R1 G स्टार। इससे आपका G स्टार आ गया। एक मिनट रुको, वो आया सिग्मा 1 मल्टीप्लाई में R1। एक बात। दूसरी बात, यहां पे सिग्मा 1 कितना है आपका, द कंडक्टिविटी 0.0248 लास्ट में दिया। अब आपके पास G स्टार भी है, और G स्टार हमेशा सेम रहता है, तो आपके पास दूसरे की कंडक्टिविटी आ जाएगी G मल्टीप्लाई में G स्टार। G स्टार कितना है 1/R2, और एक बार दूसरे की कंडक्टिविटी आ गई तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी बताओ कितनी होती है, कंडक्टिविटी बटे में C 10⁻3। ठीक है, पूरा पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26। ऑन डाइल्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइट A और B, जब हम डाइल्यूट करते हैं टू इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट A और B, देन लैम्डा m ऑफ A इंक्रीज 25 टाइम while B इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अपना आंसर जस्टिफाई करो। अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप क्या समझते हो, क्या ये बात क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसके अंदर नए चार्ज कैरियर तो पैदा होने नहीं है। सिद्धि का बात ठीक है? हाँ। बस मोबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, तो नए चार्ज कैरियर बनेंगे और मोबिलिटी भी बढ़ेगी, दोनों काम होंगे। इस वजह से जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है 25 गुना हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका A, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका B। ग्राफ मैंने आपको करा रखा है, ठीक, चल सकते हैं आगे। लेवल तो आ जाना बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लो 15% पहले डिसोसिएट हुए थे 1 लीटर में, अगर तुम 2 लीटर 5 लीटर कर दोगे तो वो 20 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ऐसा नहीं तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, फिर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो चार्ज कैरियर थोड़े से बढ़ जाते हैं और मोबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरीके से पहले ही 100% टूटे पड़े, और कहां से नए आएंगे। ठीक बात है, गलत बात? किसने पूछा था, दोबारा बताना। देवांग, बात समझ में आई? हाँ जी। पक्की बात? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्टेट कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेटाइन, खुद कर लेना। उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर CH3COH। अच्छा, इफ लैम्डा m और लैम्डा नॉट m फॉर CH3COH आर 48 और 400, ठीक है। पहले हम लेते हैं यहां पे CH3COOH, उसे डिसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इसी हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। ये ठीक लिख रहा हूं मैं या उल्टा लिख रहा हूं सिद्धिका? सही है। ठीक है, अगर ये तेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर मैं इसको C यानी कि किसी कंसंट्रेशन पे ले लेता, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक चीज और ले लेता
कंसंट्रेशन की इक्वेशन, तो मैं यहां से अल्फा भी निकाल सकता था। मान लो उसको दे देता इतनी कंसंट्रेशन है, तो हम अल्फा कैसे निकालते? सी अल्फा C1 माइनस अल्फा। एनसीईआरटी का एग्जांपल याद आ गया। एक बात और याद रखना है, जो डिसोसिएशन होती है ना, ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। अगर कभी मेरी तरह आप भी भूल जाओ कि लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम आता है, लैम्डा नॉट एम बाय लैम्डा एम आता है, तो याद रखना ये 1 से बड़ी कभी नहीं होती डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। चलिए आगे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इन अ प्लॉट ऑफ लैम्डा एम अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये बता दिया बेटा मैंने आपको। ये जब आप बनाते हो तो आपको पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी एक फिक्स वैल्यू मिल भी जाती है हमें, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलती। इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आप किसी चीज का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो तो डाइल्यूशन बढ़ते 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 उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो स्टेट रिलेटेड लॉ, रिलेटेड लॉ वो ये कॉलराश लॉ। क्वेश्चन नंबर 29 लगाएंगे। Why is the alternate current used instead of direct current for measuring resistance of the electrolytic solution? अभी बताया था अगर मैं डायरेक्ट करंट यूज करूंगा तो वो उसके जो भी सेल है उसके कॉम्पोजिशन को चेंज कर देगा, इसलिए हम यूज नहीं करते। स्टेट कॉलराश लॉ बता दिया। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बना देंगे हम इसको। Mg/Mg2+, कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। लगाओ अगला क्वेश्चन। भैया कंपोजिशन चेंज कैसे होगी? जब भी हम कभी कोई बाहर से डीसी लगाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट बैटरी जो है वो उतना वोल्टेज नहीं रहने देगी आपके सेल का, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी लग गई। अगर एक्सटर्नल बैटरी तेरे वाले सेल की बैटरी से ज्यादा हो गई तो वो उसको उल्टा काम करवाएगी, तो पता है तेरे को। हाँ। इसी तरीके से कंपोजिशन चेंज करेगी। अगर कोई सेल है जिसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट आ रही है, तभी तो उसकी रेजिस्टेंस निकालेगी बेटा तू। लेकिन डीसी बैटरी लगाते, हाँ डीसी बैटरी लगाते वो तो 1.1 को कुछ कम कर देगा, मुझे नहीं पता कितना करेगा, बढ़ा भी सकता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसे कहते हैं कंपोजिशन चेंज कर देगा। अगर वैल्यू दे देगा वो कि बढ़ाया या घटाया क्या करा, तो हमें पता चल जाएगा। वो आपके गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, वो हमने स्टार्टिंग में बोला था, है ना। ठीक है जी। एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट, एक्स और वाई दो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इज इंक्रीज 2.5 टाइम, वाइल सेम क्वेश्चन में आ गया, जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी है वही वीक है, वाई वीक है, एक्स स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया। डिपिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए। ए है स्ट्रॉन्ग, वीक। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? वो कह रहा है व्हाट हैपन ऑन एक्स्ट्रा पोलराइजेशन ऑफ लैम्डा एम टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग द जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। अगर हम इसके एक्स्ट्रा पोलराइजेशन करते हैं, इस ग्राफ को बढ़ाते हैं, तो हमें इसमें तो वैल्यू मिलेगी, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। ठीक बात गलत बात बोलो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या कह रहा है।
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर एसिटिक एसिड। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, अल्फा निकालना है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा नॉट एम दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर आपको लैम्डा नॉट CH3COOH निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होगा। लैम्डा एम भी दे रखा है, खाली लैम्डा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। ठीक बात है, गलत बात, उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक लिखा है, ठीक बात है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम इज 0.05 मोलर, फिर कंसंट्रेशन दे दी, रेजिस्टेंस दे दी, सोल्यूशन ऑफ सेल कांस्टेंट जी दे दिया, जी स्टार। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं बेटा हम, बोलना जरा, जी मल्टीप्लाई में जी स्टार करके, हाँ ना बोलो, अंगूठे बना दो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी तो बना दिया आपने, अब कंडक्टिविटी का उल्टा कर दो तो रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए मेरे पास कंसंट्रेशन दे रखी है उसने, हाँ ना बोलो, पढ़ो क्वेश्चन आराम से, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रेडिक्ट द विद रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा पेयर ज्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाएगा। अब एक एक करके पार्ट समझेंगे बेटा। पहला पार्ट, पहले पार्ट में सिल्वर आपका मेटल है, सिल्वर यानी कि मेटल, और मेटल में होगा क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, एक ही बात है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी तो वो कह रहा है किसकी कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा, बता दिया हमने, पहले वाले की तो कंडक्शन घटेगी। दूसरे वाले केस को देखते हैं हम, तो वो कहता है 0.1 मोलर या 1 मोलर। मैंने आपको बताया था कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, सॉरी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारा वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, तो उस हिसाब से इसकी ज्यादा होगी। तीसरा केस जब हम लेते हैं KCl सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस और KCl सोल्यूशन है, तो KCl आयनिक है, KCl आयनिक सोल्यूशन है। एक बात, यहां पर आयंस आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, मोबिलिटी इंक्रीज या रिएक्टिविटी भी इंक्रीज। जो चीजें इलेक्ट्रोलिटिक होती है वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है, मेटल की तरह फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती। तो वो कह रहा है जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे KCl की क्या था, कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। ठीक बात है, गलत बात बेटा, बीच में कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सोल्यूशन ऑफ लेंथ इतनी, एरिया इतना, ठीक है, और इतनी, ये तो सिंपल फॉर्मूला नहीं हो गया, रोल बाय, हाँ ना बोलो बेटा, कंसंट्रेशन दी है इसमें, हाँ ऊपर दे रखी है, तो लैम्डा भी आ जाएगा, 3 फॉर्मूले लगेंगे सीधे। ठीक बात है, गलत बात, अंगूठे आगे थम तब, चलो आगे। बेटा इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। कुछ हमारे उपकरण ठीक से नहीं चल रहे,
आगे के क्वेश्चन में कल करा दूंगा आपको, और साथ ही साथ आपको दूसरा चैप्टर लेसन नंबर 4 भी करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।